दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। क्या आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद की खूनी हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है? आप देखेंगे वायर ने और टीवी 9 ने इस न्यूज आर्टिकल में ये बताया हुआ है कि किस तरीके से तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन्वॉल्व हो सकते हैं मुर्शिदाबाद के इन दंगों के पीछे। दरअसल दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले यह साजिश रची गई। तुर्की ने पैसे भेजे, पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग दी और बांग्लादेश ने घुसपैठ कराई। सूत्रों का यह भी कहना है कि हर हमलावर को यहां पर 500 रुपए दिए गए। इसमें सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया गया ताकि जो युवा लोग थे उनको भड़काया जा सके। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस खतरनाक साजिश की पूरी सच्चाई अगर आपको पता चल जाए तो आप आज हैरान हो जाएंगे। पहले मुर्शिदाबाद हिंसा के बारे में समझते हैं। 2025 के अप्रैल महीने में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद वहां पर दंगे स्टार्ट हो गए। हिंसा इतनी भयानक हुई, 3 लोग मर गए, सैकड़ों घायल हो गए, व्यापक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और इनमें से एक घटना थी एक पिता पुत्र की जोड़ी हर गोविंद दास और चंदन दास। इनको धुलियान में एक भीड़ ने काट डाला। साथ ही 17 साल के युवक इजाज अहमद शेख को पुलिस फायरिंग में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। यहाँ पर पुलिस के व्हीकल्स को जला दिया गया और स्थानीय सांसद के कार्यालय पर भी हमला किया गया। इतना ही नहीं, लगभग 400 लोग जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे वो प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित होकर पड़ोसी मालदा जिले में शरण लेने को मजबूर हुए। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का एक आर्टिकल देख सकते हैं, साथ ही जी न्यूज का एक आर्टिकल है जो तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एंगल की क्लियर हेडलाइन यहाँ पर देता है। जी न्यूज में दरअसल ये लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो बांग्लादेश है केवल उसका ही लिंक नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के आईएसआई का भी एक रोल था। फंडिंग जो है तुर्की की एक एनजीओ की तरफ से की गई थी। एक लोकल एनजीओ ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। ट्रेनिंग जो है मदरसों में हुई थी और इसके अलावा यहाँ पे दंगाइयों को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारने तक के लिए भी ट्रेन किया गया था। तो आइए मेन मुद्दे को यहाँ पर समझते हैं। खुफिया एजेंसी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में विदेशी ताकतों का हाथ है। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी जैसे चरमपंथी समूहों को इस हिंसा में शामिल होने का संदेह जो है वो यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को है। एएनआई का एक ट्वीट आप देख सकते हैं जहां पे उन्होंने बताया है कि होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा बीएसएफ की एक खुफिया रिपोर्ट ये बताती है कि इन ग्रुप्स ने वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से मुर्शिदाबाद के जो सीमावर्ती इलाके थे वहां पर 12 से 25 साल के युवाओं को उकसाया। और ये भी रिपोर्ट आई है कि चरमपंथियों को कुछ राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं ने भी सहयोग दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी न्यूज का आर्टिकल कहता है कि लोकल लीडर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज के पूरा सपोर्ट था। यहाँ पे आप जेएमबी और एबीटी का जो है एनरोलमेंट देख सकते हैं और बीएसएफ को यहाँ पे हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि बांग्लादेश के बॉर्डर से किसी भी तरह का इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ना हो। एक मुस्लिम युवक ने यह भी बताया है कि हमें ये नहीं पता है कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन था, लेकिन फ्रंट पर बहुत ही यंग लड़के थे और उनमें से किसी को हम नहीं पहचानते हैं। हमें नहीं पता अचानक से इतने सारे युवा लड़कों को कैसे इकट्ठा किया गया। हालांकि अटैकर्स मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों की शॉप को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जो है अपने फेस कवर किए हुए थे, आयरन रोड्स उनके पास थी और जब लोकल पंचायत मेंबर्स ने उनको पूछा तो वो वहां से डाइवर्ट हो गए। ऐसा जो है वहां के लोकल लोगों ने बताया है। अब बात करते हैं तुर्की और पाकिस्तान की। जी न्यूज की रिपोर्ट ये कहती है कि तुर्की के एक एनजीओ ने इस हिंसा को फंडिंग दी है। 2 बांग्लादेश आधारित और 2 जो है बंगाल आधारित एनजीओ का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। टीवी 9 हिंदी के अनुसार इस साजिश की योजना 3 महीने पहले बनाई गई थी।
हमलावरों को 500 रुपए का भुगतान लूटपाट के लिए दिया गया था और उद्देश्य था कि बंगाल में बांग्लादेश के जैसी अशांति पैदा करना। हालांकि तुर्की के शामिल होने के दावे को लेकर बहुत पुख्ता सबूत नहीं दिए गए हैं क्योंकि एनजीओ का नाम पब्लिक नहीं किया गया है। पाकिस्तान के शामिल होने का दावा है लेकिन ये सबसे कम सत्यापित है। जी न्यूज के अनुसार पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने हिंसा को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई है। अब जांच एजेंसियों को क्या पता चला है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, पूरे मामले की जांच के दौरान जो एजेंसी है उन्होंने ये पाया कि आतंकवाद फैलाने का ये नया तरीका है। 2 महीने पहले एटीबी के 2 जाने माने सदस्य मुर्शिदाबाद आए थे और उन्होंने कहा था कि एक बड़ी दावत होगी। बस वो एक ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहे थे। शुरू में इस पूरे दंगे के लिए राम नवमी की तारीख तय की गई थी, लेकिन सुरक्षा के कारणों से चीजें बदल गई और उसके बाद वक्फ बिल ने एक ट्रिगर पॉइंट यहां पर दे दिया। सरकारी संपत्ति को खत्म करना, हिंदुओं की हत्या करना, किसी भी धर्म के व्यक्ति के घरों को लूटना उनका पहला टारगेट था। ये कहा गया था कि जो जितनी ज्यादा चीजें खराब करेगा उसे उतना ही ज्यादा पैसा दिया जाएगा। एक सूची बनाई गई जिसमें हर एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम का ब्यौरा रखा गया और उस हिसाब से उसको कितना धन दिया जाएगा। मुर्शिदाबाद हिंसा की ये पूरी प्लानिंग और इसका खर्चा रिपोर्ट्स का कहना है कि तुर्की के भरोसे चल रहा था और जांच एजेंसियों की माने तो इस योजना में शामिल हर हमलावर और पत्थरबाजों को लूट पाट के 500 रुपए दिए गए और इनकी पिछले 3 महीने से ट्रेनिंग चल रही थी। यहाँ पे आज तक की एक रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये विदेशी ताकतें ऐसा कर क्यों रही हैं? सबसे पहले तो भारत में धार्मिक तनाव पैदा करके ये कंट्रीज अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भारत में अस्थिरता पैदा करना उनके हितों के लिए फायदेमंद उनको लगता है। तीसरा, यहाँ पे इस्लामिक सहयोग के नाम पर ये तिगड़म बनी हो ऐसी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया की बहुत अहम भूमिका रही। व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अफवाहें फैलाई गई जिससे हिंसा और ज्यादा भड़क गई। करीब 1000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया, 221 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई और बीएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी आतंकवादी समूहों ने सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए युवाओं को भड़काया। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर एक एसडीपीआई संगठन का नाम आया है जिन पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया था। आज तक के एक वीडियो में दावा किया गया है कि एसडीपीआई ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में युवाओं को भड़काया। करीब 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 17 सीएपीएफ कंपनियों को तैनात यहाँ पर किया गया है। ये भी कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने भी भड़काऊ भाषण न सिर्फ दिए बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर यहाँ पे आई है कि जैसे ही ये खबर हुई इसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के बड़े करीब आ रहे हैं। यहाँ पे एबीपी ने बेसिकली रिपोर्ट किया है कि करीब 15 सालों के बाद गुरुवार को ढाका में एक विदेश सचिव स्तरीय बातचीत यानी कि विदेश कार्यालय परामर्श करने की तैयारी चल रही है। इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से जो विदेश सचिव अमना बलोच है वो हिस्सा लेंगी एंड बांग्लादेश की तरफ से विदेश मंत्रालय के सलाहकार मंत्री जसीमुद्दीन जो है बातचीत में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों ने अब तक बातचीत का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि ये मुलाकात भारत के खिलाफ आपसी सहयोग और रणनीति को लेकर हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी न्यूज को रिपोर्ट इतने सारे न्यूज़पेपर कर रहे हो और अगर सूत्रों के हवाले से इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा हो, इसका मतलब उस बात में सच्चाई जरूर है। मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर रिसर्च करके दी है वो सभी इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के बेस पर है। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये बंगाल के लिए नहीं भारत के लिए चेतावनी है कि विदेशी ताकतें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके हमारी एकता और शांति को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए हमें एकजुट होना होगा। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको लेकर हमें सचेत रहना होगा।
सच्चाई को जानिए, इसका प्रचार कीजिए ताकि हमारा देश मजबूत रहे और एकजुट बना रहे। ये था मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकर बेहद हैरानी हुई होगी कि विदेशी ताकतें और आतंकवादी ग्रुप्स हमारे देश को चोट पहुंचाने के लिए कहां तक गिर सकते हैं। इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। गर्व से कहिए जय हिंद।